ओके, स्क्रीन भी शो कर रहा होगा। तो डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बता देता हूँ डिटेल में। डिसऑनर का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल ले लैंग्वेज में बात करें, आसान भाषा में बात करें, तो डिसऑनर का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, सबसे सीधी भाषा में जो है। ठीक है। तो हमें यही पढ़ना है कि चेक की बेइज्जती कब कब की जाती है। ठीक, मतलब आसान भाषा में हम पढ़ें तो। वैसे डिसऑनर का मतलब लॉ की भाषा सर में आवाज बेइज्जत। नहीं आ रही। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। सर आ रही है। बेटा पहले तो सब लोग अपना अपना सिस्टम म्यूट करो। मैंने कई बार बोला है कि क्लास में कनेक्ट होते सिस्टम म्यूट कर लिया करो, मुझे बार बार बोलना ना पड़े। सो द टॉपिक इज डिसऑनरिंग ऑफ चेक। तो मैंने बताया चेक का मतलब, डिसऑनर का मतलब होता है किसी चीज़ की इंसल्ट करना। बट यहाँ पे डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब इंसल्ट करना नहीं होता है। यहाँ पे डिसऑनर का मतलब ये होगा कि कब कब यानी चेक जो है वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड इन द सेंस मतलब कब कब उसको जो है रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक, किस किस सिचुएशन में चेक की जो पोजीशन है वो रिजेक्ट की जाती है। तो कमिंग ऑन द टेक्स्ट, अगर हम बात करें डिसऑनरिंग की, तो मैंने पहले भी बताया था, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चेक जो है वो कब कब कैसे जो है कैंसिल किया जाता है, या कैसे क्या क्या पोजीशन हो सकती है कि चेक जो है वो वैलिड ना माना जाए। तो याद होगा मैंने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें जो है ये होता था कि कब कब हम क्या क्या चीज़ें ध्यान देंगे कि चेक जो है वो वैलिड रहे। जैसे मैंने बताया था डेट सही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन, कि अगर 3 महीने की वैलिडिटी है चेक की, तो 3 महीने के अंदर का डेट उसमें मेंशन होना चाहिए, चाहे आप बैक डेट में चेक बना रहे हो या करंट डेट में चेक बना रहे हो। ठीक है। इसके अलावा सिग्नेचर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिग्नेचर जो है हमेशा सही होनी चाहिए। ठीक, सिग्नेचर जो है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। और इसके अलावा की कई चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमको ये जानना है कि कब कब किस किस सिचुएशन में चेक डिसऑनर माना जाएगा, यानी चेक जो है ये माना जाएगा कि ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसऑनर, तो हमें यही बताना है कि चेक कब कब वैलिड नहीं होगा या किस किस सिचुएशन में रिजेक्ट माना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिसऑनर। ठीक। तो सबसे पहले चीज़ जो हमें पढ़ना है, ये हमारे टॉपिक्स हैं, डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ डिसऑनर चेक, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। ठीक है, कब कब क्या क्या सिचुएशन में होगा, तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि डिसऑनर ऑफ चेक कब कहा जाता है। तो एनआई एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, मेक्स द डिसऑनर ऑफ चेक अ क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब डिसऑनर ऑफ चेक यानी अगर चेक रिजेक्ट हो जाता है किसी भी सिचुएशन पे, ठीक है, चाहे सिग्नेचर गलत हो, डेट गलत डाल दिया आपने, या अमाउंट गलत लिख दिया, या पेमेंट का पेई का नाम गलत लिख दिया है, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गलत बना रहे हो या कुल मिला के चेक की डिसऑनरिंग कर रहे हो, तो इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब होता है कि ये गैर कानूनी काम माना जाता है। ठीक है, चाहे वो गलती से ही हुआ है, बट इट कम्स अंडर द क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, ये गैर कानूनी माना जाता है। दूसरी लाइन देखिए, सेक्शन 138 ऑफ एन आई ए यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 138, ये सेक्शन सबको याद होने चाहिए। ठीक, तो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोवाइड्स दैट डिसऑनर ऑफ चेक फॉर द रीजंस। मतलब सेक्शन 138, जैसे अगर आपको याद होगा, आप लोग हिंदी मूवीज़ देखते होंगे, तो उसमें जब कैदी को सज़ा सुनाई जाती है तो उसमें दफ़ा का जिक्र होता है। ठीक, दफ़ा 420 के तहत, दफ़ा इसके तहत। तो यहाँ पर जो इसे सेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड द दफ़ा। ठीक, तो सेक्शन 138 के तहत डिसऑनरिंग कब कब मानी जाएगी? 2 पॉइंट पे मानी जाएगी। पहला पॉइंट है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा? इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि जो पेई था, जिसने पेमेंट किया, ठीक है, जिसने पे मतलब जो पेमेंट कर रहा था, उसके अकाउंट में पैसा कम होना। ठीक, पैसा कम होना मतलब जैसे मान लो 100 रुपये का चेक बनाया, तो उसके अकाउंट में 99 रुपये था।
या हो सकता है 100 रुपये था मगर वो किसी और काम के लिए है रखा हुआ है, बैंक के किसी काम के लिए रखा हुआ है, या कोई चार्ज कटने वाला 100 रुपये का, तो तब भी वो इसी लाइन में आएगा, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के लाइन में आएगा। मतलब जब आपने चेक जिसके नाम पे बनाया है अगर उसके नाम पे पैसा नहीं कट सकता है तो हम उसे मानते हैं इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। ठीक है, तो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, दैट इज नंबर वन। एंड नंबर बी इज सिग्नेचर ऑन द चेक डज नॉट मैच दैट इन द बैंक रिकॉर्ड, यानी जिसने चेक बनाया है उसका सिग्नेचर मैच नहीं करता है बैंक वाले फॉर्म के सिग्नेचर से, तो भी डिसऑनरिंग मानी जाती है। ठीक है, मैं चाहूँगा ये लाइंस आप लोग लिख लीजिए तीनों, 1 2 3 4, जितनी ये स्क्रीन पे जो लाइंस दिख रही हैं इन्हें आप लिख लीजिए सबसे पहले तो, सभी लोग जल्दी जल्दी, सभी लोग इसको लिख लें। सेक्शन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 मेक्स द डिसऑनर ऑफ चेक अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को क्या माना जाता है, एक क्रिमिनल ऑफेंस के तहत माना जाता है। डिसऑनरिंग ऑफ चेक को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, यानी गैर कानूनी प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, अवैध प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, सेक्शन 138 में दिया हुआ है कि डिसऑनरिंग कब कब हो सकती है। तो पहला है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, यानी फंड्स का ना होना, पैसों का ना होना अकाउंट में। और दूसरा है सिग्नेचर ऑफ द चेक डज नॉट मैच इन द बैंक रिकॉर्ड्स, यानी कि बैंक रिकॉर्ड्स में जो आपका सिग्नेचर था वो आपके अगर चेक से नहीं मैच करेगा तो भी डिसऑनरिंग मानी जाती है। जितने लोगों ने नोट कर लिया है, अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, अनम्यूट करके आप अपने आप को पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, एनीवन? लिखने के बाद अगर इस लाइन में कुछ ना समझ में आ रहा हो तो यू कैन आस्क। इस जो आपके सामने स्क्रीन है अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? ये क्या है बेटा, कौन है ये? लास्ट वाली लाइन बता दीजिए। सिग्नेचर वाली, सिग्नेचर ऑन द चेक डज नॉट मैच दैट इन द बैंक रिकॉर्ड। जब देखिए आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तब आप एक साइन करते हैं। ठीक है, आपका हर जगह एक सिग्नेचर होता है। ठीक, जब भी हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने आए थे तब भी आपने फॉर्म भरा था, आपने सिग्नेचर किए थे। ठीक है, आपने बैंक फॉर्म भी भरा था, उसमें सिग्नेचर किए हुए हैं। ठीक है, अभी जब आपका बैंक अकाउंट खुलेगा तो वो जो सिग्नेचर है, देखो इसमें जो हम लोग ये लॉ पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये किसके लिए है पहले बात समझो। जैसे मान लो आपका बैंक अकाउंट है तो आपकी चेकबुक होगी, सीधी बात है। और चेकबुक अगर आपकी है तो सीधी बात है आपको पेमेंट करना है। मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद हो आपने मान लीजिए बैंक अकाउंट खुलवाया और आप मार्केट गए, मार्केट में आप कैश लेके नहीं गए। ठीक, आपने चेकबुक आपको मिली हुई है बैंक से, आपने चेकबुक बनवाई है। अब आपको कहीं पेमेंट करना है तो आप चेक दोगे उसको जब आपके पास कैश नहीं है। ठीक है, तो जैसे बिजनेस वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पे कैश का यूज़ कम होता है, जब बड़ा अमाउंट होता है तो वो चेक से पेमेंट किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है वहाँ पे कि जब आप चेक से पेमेंट करते हो तो चेक में नीचे, मैंने उस दिन आपको एक फ़ोटो दिखाई थी, चेक में नीचे सिग्नेचर होता है। ठीक, तो वो जो सिग्नेचर आपको करना है वो आपके बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाए थे, जहाँ वहाँ पे जो सिग्नेचर बैंक में रिकॉर्ड में है उससे मैच करना चाहिए। अगर आपका सिग्नेचर आपके सिग्नेचर से मैच नहीं करेगा तो ये भी डिसऑनरिंग मानी जाती है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, याद रखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप लोग बाज़ार गए, आपका बैंक अकाउंट था, आपने चेकबुक बनवा रखी है। अब आपने 15,000 की शॉपिंग की। ठीक है, आपने मान लीजिए आपने 15,000 की शॉपिंग की, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये थे। आपने बैंक वाले को कहा भैया मैं चेक दे देता हूँ और ये क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए दुकान वाला आपकी बात मान गया, तब अब आपके अकाउंट में है 10,000, आपने 15,000 का चेक काट के दे दिया। ठीक, अब सब कुछ यस सही सर। था, अब उसमें सब कुछ सही था, मगर जब आप घर चले जाओगे 3 दिन बाद वो बैंक जाएगा, चेक को लगाएगा, और जब चेक में ये आएगा कि ये लो अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तब क्या करोगे आप? तो उसमें ये होता है
कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड आएगा, जो ए वाला पॉइंट दिया इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो ये डिसऑनरिंग हो जाएगी। डिसऑनरिंग मतलब जो है चेक रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर चेक रिजेक्ट हो जाएगा तो ये चीज़ वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर यस। हेलो यस। सर, एनआईए क्या है? एनआईए बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट फॉर्म है। एन फॉर नेगोशिएबल, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट, ए फॉर एक्ट। ठीक। ओके ओके, थैंक यू। जी। हेलो सर। जी हेलो। बताएं। जी अरे बताइए। सर, जब चेक बाउंस हो जाती है जी जी। तो इसी के लिए होती है, इनसफिशिएंट मनी की वजह से। नहीं, हाँ, चेक बाउंस, देखिए चेक वही जो बाउंस होता है ना, तो बाउंस जो वर्ड है वो जी तब होता है जब इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स हो। ऐसा देखिए, मान लीजिए आपके अकाउंट में 15,000 रुपये था, आपने 15,000 रुपये का चेक काट दिया। ठीक है। और मान लीजिए आप उसी जी समय दूसरी जगह शॉपिंग करने गए, वहां पे भी आपने 15,000 का चेक काट दिया और 15,000 का सामान खरीद लिया। तो जो आदमी भी पहले जाएगा चेक लेके, उसका चेक क्लियर हो जाएगा पहले। मगर जो आदमी दूसरी बार जाएगा, अब आपके अकाउंट में तो था 15,000 ही, अब 15,000 तो है नहीं उसमें, अब तो जीरो है, तो वो बाउंस हो जाएगा। बाउंस का मतलब यही होता है, बाउंस होने का मतलब रिटर्न हो जाना। जैसे हम लोग क्रिकेट में वर्ड यूज करते हैं ना, बाउंस हो गई बॉल, तो बाउंस का मतलब क्या होता है, ऊपर से निकल जी गई। जी तो दैट इज जी। रिक्वायर्ड फॉर द चेक। चेक में क्या होता है, जब बाउंस शब्द का यूज होता है तो इनसफिशिएंसी है, मगर जो एक्चुअल वर्ड यूज करना चाहिए हमें वो डिसऑनरिंग होता है। मतलब कुल मिला के डिसऑनरिंग ही हो रही है। ठीक। तो मिला के इलीगल है ये। जी, यहाँ पे देखो काइंड्स ऑफ डिसऑनरिंग दी है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बेटा देखो, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो स्क्रीन पे तुम लोग ये लाइन वाइन खींचते हो ना, ये मत किया करो, इसको हटा दो। जो भी कर रहा है, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है कौन कर रहा है, अब मुझे नाम लेने पे मजबूर मत करो। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, डिसऑनरिंग। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस एंड डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। दो तरीके से डिसऑनरिंग होती है। पहला है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और दूसरा है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ठीक, दो हैं, दोनों दोनों ही। अभी इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। वही। सो डिसऑनरिंग में अगर हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है सेक्शन 91, ठीक, बाई 14 ऑफ द एक्ट स्पीक्स ऑफ डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक। अब पहली बात तो समझ लो कि जो नॉन एक्सेप्टेंस सर वाली ये बात, स्क्रीन पर लाइनिंग क्यों आती है? बेटा ये तुम ही लोगों में से कोई खींच रहा है। सर जी बताइए। सर हम नहीं खींच रहे हैं। हाँ पता है मुझे, मतलब जो भी खींच रहा है अभी हम बताते हैं, रुक जाओ देख लेते हैं कौन खींच रहा है ये। इसमें रिकॉर्ड तो हो ही जाता है। साफ दिख भी नहीं रहा है। बेटा जो भी लाइन खींच रहा है उसको प्लीज़ आप लोग रब कर दीजिए अपनी साइड से। ठीक है, अब दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो डिसऑनरिंग का मतलब मैं बता दूं, जो नॉन एक्सेप्टेंस वाली बात है, नॉन एक्सेप्टेंस जो होती है डिसऑनरिंग, ये चेक में नहीं होता है। पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग किसी के लिए बनाते हैं डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने से मना कर दे, ठीक है, एक्सेप्ट करने से मना कर दे मतलब वो ये मना कर दे कि हमने ये चीज़ बनाई नहीं थी या हमने इस चीज़ को वैलिड किया ही नहीं है इनके लिए, तो वो नॉन एक्सेप्टेंस में। इसको नोट नहीं करना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये लाइन आपको नोट नहीं करनी है। जो लाइन स्क्रीन दिख रही है पूरी, ये आपको कुछ नहीं नोट करना है, बस केवल सुन लो समझ लो। ठीक। तो इसमें जो डिसऑनरिंग होती है नॉन एक्सेप्टेंस की, तो नॉन एक्सेप्टेंस चेक के लिए नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि चेक में डिसऑनरिंग कब होती है, तो चेक में डिसऑनरिंग केवल एक शर्त होती है, वो होती है डिसऑनरिंग बाय नॉन पेमेंट। ठीक, और ये कब होगी, व्हेन द, यहाँ देखो
जो सेकंड वाली लाइन लिखी है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट व्हेन द ड्रॉई ऑफ ए चेक मेक्स डिफॉल्ट पेमेंट इन अपॉन बीइंग ड्यूली रिक्वायर्ड टू पे द सेम। ठीक, ये नॉन पेमेंट तब होगी जैसे मान लो आपने चेक बना करके दे दिया, ठीक, और फिर आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि चेक बाउंस हो जाता है, तो जब चेक बाउंस होता है, जब इनसफिशिएंसी होती है, तो वो आता है नॉन पेमेंट। मतलब आपने चेक तो बनाया मगर उसकी पेमेंट हुई ही नहीं। ठीक है, तो चेक में जो सबसे पहले आएगा वो आएगा, एक ही तरीके से डिसऑनरिंग होती है, दैट इज नॉन पेमेंट। ठीक है, बाकी एक्सेप्टेंस वगैरह का कोई रिकॉर्ड नहीं होता चेक में, ये याद रखना। अगर कोई पूछता है तुमसे कि चेक में डिसऑनरिंग कब होगी, तो डिसऑनरिंग बाय नॉन पेमेंट, ये जो लाइन लिखी है इसको नोट कर लेना। ठीक है, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ठीक, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट व्हेन द ड्रॉई ऑफ ए चेक मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट अपॉन बीइंग ड्यूली रिक्वायर्ड टू पे द सेम। ये जो स्टार्टिंग की 5 लाइन है ये नोट कर लीजिए, पांचों नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। हो गया, देखो आगे लिखा है पेमेंट काउंटर मैंडेड। अब शब्द देखो थोड़ा सा कठिन है पर इसकी बातें बहुत आसान है, पहले समझो क्या है। व्हेन द ड्रॉअर ऑफ द चेक इशूज इंस्ट्रक्शन टू द बैंक not to make any payment of a particular check issued by him, the bank then stands revoked from making payment on that check. This is known as countermanded of check by the drawer. अब समझो क्या है पेमेंट काउंटर मेथड। मान लीजिए आपने एक चेक बनाया 15,000 रुपए का, ठीक है, और आपके अकाउंट में 20,000, 25,000, 1 लाख रुपए था, ठीक है, मगर हम सामने वाले व्यक्ति को पैसा नहीं देना चाहते थे, सिर्फ उसको झांसा देना चाहते थे, ठीक है, धोखा देना चाहते थे। तो हमने चेक तो बना के सब कुछ सही कर दिया, सिग्नेचर भी सही कर दी, डेट भी सही कर दिया, अकाउंट पे भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, मगर जब वो चेक लेके बैंक जाएगा तो हमने बैंक में फ़ोन करके बोल दिया कि अगर इस चेकबुक नंबर के कोई, इस नंबर का कोई चेक आता है मेरे नाम से, कोई व्यक्ति लेके आता है, कोई भी व्यक्ति लेके आता है, तो इस चेक की पेमेंट नहीं करिएगा। ये हम किसको बोलेंगे? ये हम बोलेंगे अपने बैंक में जहां हमारा खाता होगा, जहां हमारा अकाउंट होगा, हम उस बैंक को बोल देंगे, क्योंकि फाइनली जो पेमेंट होगी वो वहीं से होगी जहां आपका अकाउंट होगा, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वहीं से पेमेंट जाती है। ठीक, तो अब हमने मना कर दिया, तो जब वो व्यक्ति चेक लेके जाएगा वहां पे तो उसका चेक ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, मतलब वहां पे पहले ही हमने, ये 2 सिचुएशन में किया जाता है। मान लीजिए आपकी चेकबुक थी, आपने साइन करके रखी थी और कोई चेक फाड़ के लेके चला गया, तो जो चेकबुक होती है उसमें चेक नंबर लिखा होता है, नीचे सबसे नीचे चेक नंबर लिखा होता है, मतलब कौन से नंबर का चेक है। तो चेकबुक नंबर जो है वो स्टार्टिंग के पेजेस में लिखा रहता है। मान लीजिए आपकी चेकबुक चोरी हो जाए, ठीक, तो तब भी आपको अपने बैंक में बताना पड़ेगा कि मेरा ये चेकबुक नंबर था, ये खो गया है, अगर कोई व्यक्ति जो है इससे पेमेंट लेने आता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाए। जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे हमारा सिम कार्ड खो जाता है तो हम लोग सिम ब्लॉक कराते हैं, एटीएम खो जाता है तो एटीएम ब्लॉक कराते हैं, या डेबिट कार्ड ब्लॉक कराते हैं, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराते हैं, उसी तरीके से हम लोग अपना चेक भी ब्लॉक करा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड चेक को ब्लॉक करना, अगर हम लोग आसान भाषा में बोलें तो, सिंपल लैंग्वेज भी। सो दैट इज पेमेंट काउंटर मैंडेड। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो एक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट काउंटर मैंडेड। ठीक, ये कब होगा? जब मैंने चेक बना के दिया आपको, अब मैंने ही बैंक को फोन करके बोल दिया कि अगर कोई बंदा ये चेक लेके आ रहा है तो चेक का पेमेंट मत करिएगा। अब आप चेक लेके खुशी खुशी गए कि अरे मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे, वहां गए पता चला कि वो चेक पहले से ही रिजेक्ट कर दिया गया है। मगर किया किसने? मैंने किया, जिसका चेक था, जिसने साइन किया था। ठीक, सब कुछ सही था पर मैं मना कर दूंगा बैंक को। तो ये प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट काउंटर मैंडेड। ठीक, इसको नोट कर लेना। कर लिया सबने? तो नीचे वाला भी करना है? जी जी जी, कर लो आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है इन दोनों लाइंस के ऊपर तो यू कैन आस्क। ये डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट और पेमेंट काउंटर मैंडेड। और अगर आप लोग अपने आसान भाषा में समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो बगल में कहीं ना कहीं जब मैं बोला करूं तो हिंदी में भी लिख लिया करो, ठीक है, कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक, तो इससे थोड़ा सा तुम लोगों को जब तुम लोग पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा। किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो तुरंत पूछ लेना बेटा। अभी चलो ठीक है, मैं सर सेकंड पार्ट एक बार समझा दीजिए। कौन सा कह रहे थे बेटा, कौन सा समझाते? अनम्यूट करके बोल दो फिर से। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, प्लीज एक बार फिर से पूछ लो, क्या पूछ रहे थे? सेकंड वाला? सर सेकंड वाला टॉपिक समझा दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। देखो पेमेंट काउंटर मैंडेट क्या होता है, जैसे मान लो हाँ आप कहीं शॉप पे गए, ठीक है, या शॉप पे नहीं, आपका कोई रिश्तेदार है आपसे उधार मांगने आता है। अब आप बोल देते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक, तो वो बोलेगा अरे भैया चेक दे दो, आपके पास चेक है? तो आप ऐसा करो, आप अपनी चेक दे दो एक हमें 10,000 रुपए की। अब आप उसको पैसा देना नहीं चाहते हो, मगर आप उसको घर से भगा भी नहीं सकते डायरेक्टली, तो अब आप सोचोगे कि इनको कैसे यहाँ से निकालें। तो अब आप क्या करोगे, आप अपनी चेकबुक निकालोगे, उसमें 10,000 रुपये भरोगे, जितना पैसा उनको चाहिए था, मान लो 10,000 रुपये चाहिए था, 10,000 रुपये भरोगे, साइन वाइन करोगे प्रॉपर और फाड़ के दे दोगे कि जाओ बैंक चले जाओ और निकल जाएगा। तो अभी वो बैंक जाएगा सीधे, तो आप उसके पहुंचने से पहले ही अपने बैंक में फ़ोन कर दीजिए कि ये चेक नंबर है, अगर ये चेक नंबर लेके कोई चेक आ रहा है मेरे नाम का तो आप उसकी पेमेंट मत करिएगा, मतलब चेक की पेमेंट रोक दीजिएगा। ठीक, तो उस सिचुएशन में जो व्यक्ति आपका चेक लेके गया है उसको पैसे नहीं बैंक देगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और किसी को कुछ पूछना है? सर पहला पॉइंट बता दीजिए। बेटा पहले में जो डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट है, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट में मतलब जैसे मान लीजिए हमने चेक बना के दिया और आपके अकाउंट में पैसा नहीं था तो पेमेंट नहीं हो पाएगी उसको। जब पेमेंट नहीं हो पाएगी इस सिचुएशन में डिसऑनर होता है। ठीक, देखो पेमेंट तो दूसरी सिचुएशन में भी नहीं होगी मगर वहाँ पे हमने खुद मना किया था। और अगर हमारी गलती हो, जैसे मान लीजिए आपने कहीं बिजनेस टर्म्स में काम किया है और आपने 10,000 का सामान लिया और आपने 10,000 का चेक बना के दिया मगर आपके अकाउंट में है 5,000 रुपये, तो वो जो डिसऑनर आएगा चेक का वो इस कैटेगरी में आता है, उसको कहते हैं डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स। इसको पूरा इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स। अब जैसे देखो यहाँ पे दो टर्म्स दिए हुए हैं, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक, दोनों के मतलब अलग अलग। जैसे पहला वाला मैंने बता दिया कि इनसफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, मतलब आपने 15,000 का चेक बनाया और आपके अकाउंट में थे 10,000 रुपये, तो ये हो जाएगा इनसफिशिएंसी। मगर नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग टर्म है, इसको बाद में नोट कर लेना, अभी मैं पीपीटी भेज दूंगा तो इसको नोट कर लेना, पहले समझ लो। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंड्स का मतलब होता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये थे, ठीक है, और आपने 10,000 का ही चेक बनाया, मतलब 10,000 थे, आपने 10,000 का चेक बनाया जो कि सही है, इनसफिशिएंसी नहीं है। मगर वो 10,000 रुपये आपका कहीं और जाना था पहले से ही। जैसे मान लीजिए आपने लोन ले रखा हो, हर महीने ईएमआई भरते हो आप, तो 10,000 आपके खाते से ऑटो डेबिट हो रहा है, अपने आप कट रहा है, तो अब वो 10,000 तो कटना ही कटना है महीने की 4 तारीख को, और आपने महीने की 4 तारीख को चेक भी दे दिया उनको, अब वो लेके पहुंच गए बैंक। तो वहाँ पे क्या होगा, पहले तो क्योंकि अधिकार जो बनता है वो बनेगा ईएमआई का,
तो ईएमआई कटनी है वो तय है, तो उस सिचुएशन में हो जाएगा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, वो कंडीशन को ये चीज़ बोली जाएगी। मतलब पैसा तो है मगर वो चेक क्लियर नहीं होगा, बाउंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो 10,000 आपकी ईएमआई कटनी थी, इसलिए उनको पेमेंट बैंक नहीं कर सकता, क्योंकि ईएमआई जो होता है वो ऑटो डेबिट अगर आपने करा रखा है, ऑटो डेबिट मतलब अपने आप कटेगा पैसा। तब उस सिचुएशन में अगर आप खुद से करते होगे, जैसे मान लो, अब बात को समझो, महीने की 4 तारीख को, ठीक है, महीने की 4 तारीख को आपका ईएमआई कटता है। आपने कोई सामान ले रखा था, मान लो बाइक ले रखा था, बाइक की ईएमआई कटती है 10,000 रुपये। आपने बनवा रखी है कि महीने की 4 तारीख को 10,000 रुपये मेरे खाते से अपने आप कट जाए हर महीने, जब तक बैंक की बाइक की ईएमआई देनी है, मोटरसाइकिल की ईएमआई भरनी है। अब आपने एक व्यक्ति को चेक दिया 3 तारीख को 10,000 रुपये का कि चले जाओ बैंक और तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। और वो बैंक पहुंचता है महीने की 4 तारीख को, जिस दिन आपकी ईएमआई कटनी थी। अब ईएमआई भी कटनी है और चेक का पेमेंट भी होना है, मगर ईएमआई जो है वो आपका ऑटो डेबिट है, मतलब अपने आप कट रहा है। तो वो बैंक जो है उस सिचुएशन में चेक क्लियर नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंड्स। मतलब फंड्स तो हैं मगर उसको दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो पेमेंट कहीं और किसी और पर्पस के लिए जाना है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? दोनों चीज़ों में, दोनों में डिफरेंस समझना बेटा। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स का मतलब है बैंक में पैसा है ही नहीं, कम है, मतलब जितने का चेक बना रहे हो उससे कम है। 1 रुपये भी कम होगा, 50 पैसे भी कम होगा, 10 पैसे भी कम होगा तो भी कम माना जाएगा, याद रखना हमेशा। अगर 15, जैसे बैंक में देखो जब बैलेंस आता है तो लिखा था 14,599.10 पैसे, 15 पैसे, इस तरीके से बैलेंस होता है बैंक में। अगर 5 पैसे का भी डिफरेंस आ जाएगा तो वो चेक क्लियर नहीं होगा, रिमेंबर। तो वो आएगा इनसफिशिएंसी में। नॉन एप्लीकेबिलिटी कब होगी? पैसा तो है खाते में मगर वो पैसा कहीं और जाना है, पहले से डिसाइड है कि कहीं और उसका पेमेंट होना है, इसलिए चेक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जैसे अगर आप, अब देखो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, अगर कल को मान लो तुम्हें कोई चेक देता है, तुम जाओ बैंक, अब चेक बाउंस हो जाए, तो हमें कम से कम पता होना चाहिए ना कि चेक बाउंस क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब आगे क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है कि हम पेमेंट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को सामान बेचा, ठीक, और उसने बदले में आपको चेक पकड़ा दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि चेक में क्या क्या चीज़ें ध्यान देने होती हैं। और अगर चेक बाउंस हो गया है तो उसके बाद भी प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने चेक दे के बेवकूफ़ बना दिया, चेक बाउंस हो गया, तो उसके बाद भी हम लोग वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके ज़रिए हम उससे पेमेंट ले सकते हैं कानूनी तौर पे, अगर वो चेक सही है तो। और अगर और सबसे बड़ी बात याद रखो, अगर तुम कानूनी प्रक्रिया अपना रहे हो तो जो चेक का पेमेंट हुआ है, जो पेमेंट आपने किया है, वो गुडविल में होना चाहिए। गुडविल मतलब सही कार्य के लिए होना चाहिए, यानी चाहे वो बिजनेस के लिए हो। अब अगर कहीं क्रिमिनल गतिविधि के लिए तुमने चेक लिया, ठीक है, मान लीजिए अब आपने कहीं पे किसी का मर्डर करने के लिए चेक ले लिया हो, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी पहले से ही है और आप उसका चेक ले लो, वो डिसऑनर हो जाए तो आप वहाँ केस नहीं कर सकते हो। जब भी आप केस करने जाओगे डिसऑनरिंग का, तो वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने जो ये चेक लिया है, दिया है, ये गुडविल में है, देश के भविष्य के लिए है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें देश का विकास जुड़ा हुआ है। ठीक, तो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ यहाँ तक। तो जो बच्चे भी, अभी मैं ये डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंड्स और इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, बेटा ये दोनों नोट कर लेना। मैं ये कह रहा हूँ जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, अभी मैं इसको ग्रुप पे भेज दूंगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट जो कर सर लेना। पहले बताए हुए, जो पहले बताया था बेटा वो भी नोट, वो तो नोट किया ही होगा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग का जो आपका पेज है, ठीक है, ये सब अभी नोट मत करना, ये अभी रहने दो, लास्ट में जब ये ख़त्म होगा तब मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। अभी जब नेक्स्ट क्लास होगी हम लोगों की फ्राइडे को, तो उसके बाद मैं भेज दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में पूरा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में भेजूंगा, ठीक। अभी मैं स्क्रीनशॉट ओके भेज सर। दे रहा हूँ, जितना आज पढ़ाया गया उतना भेज दे रहा हूँ, जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा आज तक का, ठीक। हेलो सर, हाँ बताइए बेटा।
अरे सर, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई है, 15 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे तो खुलेंगे। बेटा देखो, गाइडलाइंस आई हैं, जैसा भी डिसीजन होगा ग्रुप पे नोटिस चला जाएगा, आपको कॉल भी चला जाएगा। आप उसके लिए परेशान ना होइए। हम लोग भी चाहते हैं कि कॉलेज जल्दी से जल्दी ओपन हो। ठीक है, हम लोगों का भी पूरा प्रयास है, अगर खुलेगा तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगा, उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर।